हे बडी, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक जे विद अस। कुछ मेरे बारे में, मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका कोच, आपका होस्ट धीरेन। माय मोर देन 6 इयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है और IIT जैम रैंक मेरी 694 रही है। माय डियर, आपका स्वागत है द रीएजेंट की सीरीज़ में। और आज की सीरीज़ में मैं कुछ बहुत डिफरेंट लाया हूँ आपके लिए, दैट इज़ क्वेश्चंस ऑन द रीएजेंट्स। ठीक है माय डियर, मैं क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूँ कि मैंने कुछ रीएजेंट्स पढ़ाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने रीएजेंट्स पढ़े होंगे और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लाया हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन की सीरीज़ को एंजॉय करिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप पहले उस क्वेश्चन में जो आपके सामने आएगा आप उसको पॉज करिएगा एंड उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। उसके बाद आप चेक करिएगा कि जो आपने किया है वो हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस आनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम हॉल। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बहुत फेमस रिएजेंट से है जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसको हम लोग बोलते थे पर आयोडिक एसिड HiO4 का। अगर आपने नाम सुना हो तो मैंने आपको बताया था, इसको अपन लोग पर आयोडिक एसिड बुलाते हैं। ठीक है, ओके। और इसका काम हमेशा ऑक्सीडाइज करने का होता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी रखता है और इसका काम क्या होता है तो अपन लोग डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था इसका काम कि आप क्या करते हो भाई, आपके सामने जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इसको ब्रेक करते हो परऑक्सीड HiO4 यूज़ करके। तो आपको दोस्त यहाँ पे 2 मोल दे रखे हैं, मतलब आपको पता है कि आप 2 बॉन्ड ब्रेक करने वाले हो, है ना। ओके, तो ये वाला बॉन्ड दोस्त आपको फॉर्मिक एसिड दे देगा, ये वाला भी आपको फॉर्मिक एसिड दे देगा और ये आपको फॉर्मल्डिहाइड दे देगा। ठीक है, तो ये वाला आपको फॉर्मिक एसिड देगा नो डाउट, ये वाला आपको फॉर्मिक एसिड देगा नो डाउट और ये वाला आपको फॉर्मल्डिहाइड देगा नो डाउट, है ना। बहुत सिंपल था। तो किस ऑप्शन में ऐसा है, हमसे पूछ रहा है द प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शंस आर। तो फॉर्मिक एसिड के 2 मोल और फॉर्मल्डिहाइड का 1 मोल। तो देखो पहले तो सी और डी ऑप्शन हटा दो, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लाए हैं इन लोग। यहाँ पे ए में फॉर्मिक एसिड फॉर्मल्डिहाइड है, बी में 1 फॉर्मल्डिहाइड है, 2 फॉर्मिक एसिड है और यही मेरे ख्याल से हमारा आंसर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 2 फॉर्मिक एसिड निकल रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज रखिएगा अगले क्वेश्चंस के लिए। आप अगले क्वेश्चन खुद ट्राई करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, हमको क्या समझाना चाहता है ये क्वेश्चन। तो चीज़ों को पहचानना सीखिए। यहाँ लिखा है ट्राई इथाइल अमाइन। अब याद करिए आपने कभी ट्राई इथाइल अमाइन के बारे में पढ़ा हो और हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो कि ROH को जब आप कभी भी SOCl2 से रिएक्ट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई इथाइल अमाइन, अगर आप यहाँ पे ट्राई इथाइल अमाइन लेते हो अमोनिया की जगह, ठीक है, या पायरिडीन ले लेते थे या कोई स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ले लेते थे, तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए सब्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, OHCl से रिप्लेस हो जाता है, राइट, है ना। उसके बाद फिर फर्दर आगे कहानी दे रखी है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले दिमाग लगाना है कि ये इसमें कौन सी मैकेनिज्म जाने वाली है, SN2 जाने वाली है ना। अब याद करिए मेरी बात, तो आपके पास ये OH है। अब दोस्त जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे SOCl था, एकदम सेम मैकेनिज्म फॉलो होने वाली है यहाँ पे भी। तो आप क्या करते हो, इसके सल्फर और ऑक्सीजन के पाई एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करते थे, याद करो। लेकिन अटैक करने से पहले चूंकि यहाँ पे ट्राइथाइल अमाइन पड़ा है, इसलिए इसको अटैक होने से पहले ये एसिड बेस रिएक्शन में जाएगी। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे NET और यहाँ पे H के साथ पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस RO माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल फ्री फॉर्म में होगा और ये फ्री फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल दैट इज RO माइनस ही अटैक करवाते हैं। ठीक है, इसको अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुलेगा एंड दोस्त जैसे ये बॉन्ड खुलेगा
तो आपके सामने यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे OR हो जाता था और आप क्या करते थे, Cl को अलग करते थे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको याद होगी। अब दोस्त मेरे Cl माइनस अकेला पड़ गया तो उसने कहा कि बेटा XOCl2 कहा तुमने मुझे धोखा दिया है तो मैं तुझे छोड़ूंगा तो नहीं, तो मैं तेरे पीछे से अटैक करूँगा और यहाँ से इसको बाहर निकालूंगा। मतलब इनडायरेक्टली में दोस्त मेरा RCl बन जाया करता है। तो यहाँ पे भी वही एकदम सेम कंडीशन होने वाली है। आप देख सकते हो कि OH जो है वो Cl से रिप्लेस हो जाएगा। दैट मीन्स समथिंग लाइक कुछ कहानी ऐसी आएगी, ठीक है। दिस इज़ योर A, ठीक है। इसमें आप KCN का फॉर्मेशन करिएगा तो आपको KCN की जगह CN आ जाएगा, है ना, सेल की जगह। और आप हमेशा पढ़ के आए हो कि यार साइनाइड का जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं, अच्छा ये 14 नंबर दे रखा है, इस 14 नंबर को रखिएगा मेंटेन, ठीक है। और साइनाइड का जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तो दोस्त वो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड ऑप्टेन कराता है। तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला एंड दिस इज योर B, दिस इज योर यील्ड इन द फॉर्म ऑफ B, ठीक है। एंड B के बाद फाइनली मुझे चाहिए था वो C चाहिए था तो ये आ गया C, ठीक है। B इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बाकी तो कोई ऑप्शंस की उम्मीद नहीं है, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। एक बार को A हो सकता था बट वहाँ पे इसने 14 आइसोटोप्स के साथ गेम खेल लिया और यहाँ कुछ मेंशन नहीं, तो अंडरस्टूड है कि वो 12 वाला है, ठीक है। तो हमसे 12 से मतलब नहीं, हमको तो 14 से मतलब था। और ओवरऑल इस क्वेश्चन की जो ब्यूटी थी वो यहाँ पे थी कि ट्राई इथाइल अमाइन लगा है और ट्राई इथाइल अमाइन हमारा SN2 मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अगर ट्राई इथाइल अमाइन ना होता तो क्या लगता दोस्त, लॉजिक सोचो, याद करो, मैंने एक SNI पढ़ाया था, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, है ना, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे SNI हो जाता, वो तब होता जब यहाँ पे ट्राइथाइलेमाइन ना होता, ठीक है। बट यहाँ पे उसने स्टीरियो से मतलब नहीं रखा क्योंकि SN2 और SNI की अपनी अपनी स्टीरियो होती है। यहाँ पे उसने उस बात से मतलब नहीं रखा, उसने सीधे कहा कि आप मुझे A बताइए, ठीक है। तो ओवरऑल बस आपको बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे Cl आए, Cl केसिन को रिप्लेस करे और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट PCC बुलाते हैं इसको। ये बहुत अच्छा रिएजेंट होता है, अच्छा इन द सेंस ऑफ ये कंट्रोल्ड रिएजेंट होता है। कंट्रोल्ड कहने का क्या सेंस है दोस्त, ये हमेशा 1 डिग्री को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाता है, नहीं तो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता था और वो कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता। इसी जगह पे अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसमें जब हम लोग PCC डालते हैं तो वो कंट्रोल्ड रह के कीटोन बनाता है, नहीं तो पॉपऑफ्स रूल को फॉलो करते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता था, राइट। बट यहाँ पे वो पॉपऑफ्स रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है, या यूँ कहूँ कि वो PCC होने की वजह से इसको कंट्रोल्ड किया हुआ है। इस वजह से PCC एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखो तुम्हारे सामने यहाँ पे देखो कीटोन रिडक्शन कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी ही तुम्हारे सामने नज़र आ रहा है क्योंकि ये जो है इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ पे तो देखो OHCl को रिप्लेस कर रहा है, दूर दूर तक PCC से नहीं होता है। और यहाँ पे देखो अनकंट्रोल्ड हो गया, मैंने आपसे कहा था कि फर्दर ऑक्सीडाइज होके पॉपऑफ्स रूल को फॉलो करते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। बट PCC का काम ही यही है, अपने काम से नहीं भाग सकता, वो तो बोलेगा भैया मेरा काम कंट्रोल कराने का है, इसलिए डी भी नहीं हो सकता। फाइनली आपके सामने बी ऑलरेडी आंसर आ चुका है, ठीक है। मन में सवाल होता कि अगर PCC के अलावा सर K2Cr2 7 होता या सर जोन्स रिएजेंट होता CrO3H2SO4, तो हो सकता था उस केस में आंसर आपका डी हो जाए क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड वाली कहानी हो जाती। बट यहाँ पे उसने स्पेशली पूछा है कि PCC इज़ अ गुड रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से किसके लिए PCC सबसे बेस्ट होगा, मतलब वो कंट्रोल रखना चाहता है सवाल में। और आपके सामने एक ही ऑप्शन है दोस्त, और वो है आपका अल्कोहल का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। माय डियर, ऊपर मैंने अपना कोड हाईलाइट किया है धीरेन DHIREN, आप मेरे कोड को यूज़ करके इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं, ठीक है।
एंड द क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा सकते हैं। यहाँ पे बच्चों से जो मिस्टेक होती है मैं बताता हूँ। देखिए इन्होंने यहाँ पे OET दे रखा है, राइट, और यहाँ CHO दे रखा है, और ये ग्रिग्नार्ड दैट इज CH3MgI को फॉलो करा के हाइड्रोलिसिस कराते हुए यील्ड की तैयारी करवा रहा है आपसे। तो नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, नॉर्मली मिस्टेक करते हैं, वो पार्शली नेगेटिव को लेते हैं, ये खटक से यहाँ अटैक करा देते हैं, क्योंकि वो यही पढ़ के आए हैं। बट दोस्त ये यहाँ पे तुरंत ऐसे नहीं होगा। आप पूछोगे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दोस्त जिस कार्बन से ये CHO लगा है ना, ये कार्बन आपका sp3 तो है, लेकिन ये बहुत स्टेरिकली हिंडर्ड है। अगर आप इसके टेट्राहेड्रल नेचर को प्रॉपरली देखोगे तो आपको स्टेरिक रिपल्जन नज़र आएगा, और इस स्टेरिक रिपल्जन की वजह से ये प्रॉपर न्यूक्लियोफाइल जो है ये इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए ये पहले इस पर अटैक ना करके पहले ये OET को लोग हटाते हैं। और वो कैसे हटाओगे, वो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करके हटाओगे। दोस्त आपको अच्छी तरह पता है कि अगर आपके सामने OET है तो आप इसको हटा सकते हो, और हटाने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये बॉन्ड हट जाएगा, मतलब सीधे OH आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो नॉलेज होगी कि बाहर निकल जाता है, ठीक है। बट कार्बन पे OH भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए ये भी तुरंत निकलने की सोचता है। यहाँ से हीट करेंगे, कह सकते हो इसने इस पर अटैक किया, इसने इस पर अटैक किया, जो भी है, और आपको ये CHO छोड़ के जाता है, राइट। ये आपको CHO या C डबल बॉन्ड ज़्यादा कार्बन की वैलेंसी, कार्बन ज़्यादा बन रहा है ना हो जाए, ये कुछ ऐसा छोड़ के जाएगा आपको, राइट। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका H, ये CHO, इसको अपन लोग ग्लायोक्सिल बुलाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे ग्रिग्नार्ड लगाइए, क्योंकि अब वो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि इसमें एक CHO ग्रुप है और दूसरा भी CHO ग्रुप है, और CHO ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का होता है, तो ये दूसरे को खींचेगा, जिस खींचने की वजह से यहाँ पे जो पार्शली पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा। और न्यूक्लियोफाइल तो चाहता ही यही है कि यार मैं जब अटैक करूँ तो हमेशा वहाँ अटैक करूँ जहाँ पे लेस क्राउडिंग हो, इसलिए इसका जो अटैक होता है वो ऊपर मैं मान के चलेगा, सीधे OH में ले आया हूँ, लिख दिया है, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हमारा ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, दैट इज CH3 CH OH और CHO। किस ऑप्शन में ऐसा आपको नज़र आ रहा है, CH3 CH OH एंड CHO। हाँ, बाकी वैलेंसी पूरी कर लीजिएगा अच्छे यार, ठीक है। CH3 CH OH एंड CHO, देखो ऑप्शन बी हमारे सामने है जो आपको ये आंसर दे रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपको ये आंसर देता हो, ठीक है। आप ट्राई खुद भी करेंगे तो आपको यही आंसर आएगा। हो सकता है कि आपसे गड़बड़ी हो जाए, आप पहले इसका अटैक करा दो। तो इस क्वेश्चन की जो ब्यूटी थी, वो जो खासियत थी, वो समझाना चाहती थी कि आपको CHO पे अटैक करने से पहले उसके इर्द गिर्द के मेंबर का भी ख्याल रखना है कि कहीं क्राउडिंग ज़्यादा, कहीं क्राउडिंग कम तो नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भाई ऑक्सीजन के लोन पर हैं, इथाइल भी बहुत बड़ा ग्रुप होता है, तो ये प्रॉपर sp3 होने के बावजूद भी स्टेरिक रिपल्जन को बहुत झेल रहा है, और स्टेरिक रिपल्जन झेलने की वजह से ही आप पहले अटैक नहीं करा रहे हो, पहले उसको इस फॉर्म में ले आ रहे हो कि वो अपने आप को विड्रॉ कर सके और उसको स्टेबल बना सके, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, फाइंड आउट द रिएक्शन इन विच ऑब्टेन द प्रोडक्ट गिव्स द पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। साइनाइड टेस्ट तो हो, वो भी पॉजिटिव वाला हो। पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपके सामने ये जो 4 ऑप्शन है, मैं किन में से किन 2 ऑप्शन को एकदम काट दूं? आपको क्या लगता है कि किन 2 ऑप्शन को तो होंगे ही नहीं, बाकी तो बाद में सोचेंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बात की बात है, पहले तो कौन रिएक्शन करेगा कौन नहीं करेगा। तो दोस्त याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो LiAlH4 होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है NaBH4 से, या यूँ कहूँ कि LiAlH4 के अंदर एमाइड को रिड्यूस करने की टेंडेंसी है
लेकिन NaBH4 के अंदर ये टेंडेंसी नहीं है, तो NaBH4 से ये रिड्यूस नहीं हो पाता, जबकि LiLH4 से ये रिड्यूस हो जाता है। राइट, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब दोस्त सीधे सीधे मैं उन दो ऑप्शंस को कैंसिल करने जा रहा हूँ जो एकदम आंसर नहीं हो सकते। और अगर किसी बच्चे आप में से जो पढ़ रहा है उसने बी और डी को लगाया, तो प्लीज़ थोड़ा सा दोस्त पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करो, फिर आप इस टॉपिक को पढ़ने आओ, इन क्वेश्चंस को लगाने आओ, ठीक है। अब दोस्त आपको पता है कि LiLH4 का जो AH4 माइनस है, दैट इज़ आपको पता है Li प्लस और AlH4 का जो माइनस पार्ट है, जहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से हाइड्राइड बाहर निकलेगा और यही अटैक करने जाता है। तो आपको पता है कि ये जब रिडक्शन करता है तो अमाइड का रिडक्शन अमाइन की तरफ चला जाता है। यूँ कहूँ कि आप सीधे ऐसे लिख सकते हो कि आपके सामने RCONH2 है और इसमें अगर आप LiAlH4 डालोगे तो आपको RCH2NH2 देगा। राइट, मैं हंसले इसलिए रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा रखा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप नॉलेज रखते होगी इतनी। और बस अब तो देखो आइसोसाइनाइड टेस्ट समझने वाली बात है। अगर आप समझना चाहते हो तो आइसोसाइनाइड टेस्ट के लिए आप करते क्या हो, आप इसमें जो है KOH और CHCl3 यूज़ करते हो, ठीक है। तो RCH2 R ट्रिपल बॉन्ड NC, दैट इज अल्काइल आइसोसाइनाइड की एक ऑफेंसिव स्मेल निकलती है, एक गंदी सी स्मेल निकलती है, ठीक है। और ये प्रूफ कराती है इसके टेस्ट को, ठीक है। इसको अपन लोग कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ठीक है। तो ये 1 डिग्री अमाइंस के लिए होती है दोस्त। तो अब आपको पता है दोस्त, अगर ये एमाइड रिड्यूस करा देंगे तो ये हमारा 2 डिग्री अमाइन देगा। ये हमको क्या देगा? 2 डिग्री अमाइन देगा, जबकि ये हमको 1 डिग्री अमाइन देगा। तो इसका सोर्स 1 डिग्री अमाइन का है, इसका सोर्स 2 डिग्री अमाइन का है, तो अफसोस ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया। और तो खुशी की बात ये है कि हमारा आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन ए मिल गया हमको, ठीक है। तो पहले ये एमाइन बनाएगा और एमाइन अपने आप पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट देके आइसोसाइनाइड के साथ प्रोडक्ट दे देगा। तो अल्टीमेटली 1 डिग्री अमाइन विल अंडरगो दिस रिएक्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन ये। सवाल बोल रहा है कि इन द अबव गिवन कंपाउंड हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप रिड्यूसेस lithium aluminum hydride and how many reduces sodium boron hydride respectively। तो बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्त। अगर आपके सामने एल्डिहाइड हो, आपके सामने कीटोन हो, आपके सामने एस्टर हो और आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो LiAlH4 और NaBH4 में अगर मैं बात करूं, मैं पहले बता चुका हूं यार दोस्त कि LiLH4 इन सबको खा जाएगा, लेकिन NaBH4 इसको तो कर पाएगा, लेकिन इसको नहीं कर पाएगा। उम्मीद करता हूं कि पीछे रिएजेंट की सीरीज आप देख रहे होगे और उसके बाद ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, राइट। तो यहाँ पे देखो दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड एक, ये आपका एस्टर ग्रुप को पहचानो, आपका क्वेश्चन खत्म। कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, क्वेश्चन खत्म। तो LiLH4 तो भैया चारों की बैंड बजाएगा, तो इस ऑप्शन को हटाओ पहले। लेकिन NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को नहीं छेड़ पाएगा, वो सिर्फ कीटोन और एल्डिहाइड को छेड़ेगा। मतलब LiLH4 से जो आंसर आएगा वो आएगा 4 और जो NaBH4 से आंसर आएगा वो आएगा 2। कौन से ऑप्शन में है दोस्त? डी ऑप्शन में है। बाकी इन सब कहानी की छुट्टी, राइट। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को एंजॉय कर रहे होगे, आपको पता होगा कि कौन किसको रिड्यूस करता है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत फेमस रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत बार हमने इसको पढ़ा है। ग्रिग्नार्ड की एक ही सबसे अच्छी खासियत आपको पता है
कि जो इसमें R माइनस होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, विल ऑलवेज अटैक टू द लेस हिंडर्ड साइड। ये हमेशा लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक करता है। अगर आप ये बात जानते हैं तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा दोस्त। एक कार्बन यहाँ दिख रहा है इसमें, जिससे ऑक्सीजन अटैच्ड है, एपॉक्साइड फॉर्म कह सकते हो, है ना। और इसमें अगर आप अटैक करोगे तो दो सिचुएशन यहाँ दिख रही है। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको नंबर 1 बोलता हूँ, इसको नंबर 2 बोलता हूँ, तो माय डियर नंबर 1 वाले में 3 साइड से इसको मिल रहा है और इसमें आपको सिर्फ 2 साइड से मिल रहा है। तो हिंड्रेंस कम कहाँ पे है? 2 साइड वाले में है। या यूँ कहूँ कि आपको न्यूक्लियोफाइल को अटैक कहाँ करना चाहिए? 2 वाली साइड पर अटैक करना चाहिए। मतलब दोस्त कुछ ही ऐसे है, है ना। ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा और कुछ आपको ये नजर आएगा, है ना। इसके बाद आप हार्ड डिस्कस करिएगा। ठीक है, और आपको कुछ ऐसी पिक्चर नजर आएगी। तो किस ऑप्शन में है दोस्त ऐसा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि किसी बच्चे ने ऑप्शन 1 लगाया हो। बच्चे लगाते हैं, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, क्योंकि वो इस बात का ध्यान नहीं देते कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे बोला है अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टूवर्ड LiAlH4। फिर से वही बात। देखिए, मैंने आपको एक सीरीज बताई थी कि LiAlH4 सबसे करता है, लेकिन सबसे फास्ट किससे करता है? तो ये भी बताया था सबसे फास्ट RCOCl से करता है, उसके बाद RCHO से करता है, फिर केटोन से करता है, फिर आपका एस्टर से करता है, फिर आपका एमाइड से करता है, एंड देन लास्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से करता है। मैंने आपको इसलिए बताया था, ये बात आपको इसलिए बताई गई थी, द रीज़न बिहाइंड दोस्त की न्यूक्लियोफाइल का ये जो H- आप देख रहे हो LiLH4 का, ये हमेशा लेस हिंडर्ड पता करना चाहता है। तो आपको पता है कि दोस्त यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा वो खूब ज़्यादा होगा, इसलिए सबसे पहले वो यहाँ पे अटैक करेगा। यही काम को फॉलो करते हुए एल्डिहाइड के साथ भी है, यही कीटोन के साथ भी है। कीटोन में आप देख रहे हो ज़्यादा क्राउडिंग मिल रही है। एस्टर में आपको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बैक बॉन्डिंग हो रही है, और एमाइड में तो तगड़ी बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो उस वजह से जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो घट जा रहा है, जहाँ पे इस H+ को अटैक करना है, H- को अटैक करना है, राइट। तो ऊपर अपने आप आंसर आपको दिख गया क्या, कि सबसे ईजिली अटैक जो है वो फर्स्ट वाले पे कर पाएगा, और सबसे वर्स्ट अटैक जो है वो इन के सबके केस में सेकंड वाले पे कर पाएगा। ठीक है, तो बचता है हमारा बीच वाला, मतलब एस्टर वाला। तो सबसे फास्ट अटैक फर्स्ट पे और सबसे वर्स्ट अटैक सेकंड पे। कौन सा ऑप्शन है भाई? एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे फास्ट अटैक फर्स्ट पे और सबसे वर्स्ट अटैक आपका सेकंड पे, और जो मॉडरेट अटैक है एज कंपेरिजन टू फर्स्ट एंड सेकंड, वो थर्ड वाला आ जाता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, बस इस क्वेश्चन का बेसिक सा कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए कि H- विल अटैक टू दैट साइड जहाँ पे लेस स्टेरिक क्राउडिंग होने वाली है। ठीक है, चलिए NaBH4 के बारे में देखा है। क्वेश्चन 8 को पॉज करिएगा पहले आप, फिर आप सोचिएगा इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए NaBH4 है, रिडक्शन करना है।
बहुत लेकिन अच्छा कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है NaBH4। आपको मैं बता चुका हूँ रिएजेंट की सीरीज़ में कि NaBH4 में सोडियम की भी पोलराइजिंग पावर उतनी अच्छी नहीं है, और ना ही बोरॉन और हाइड्राइड के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक फॉर्म है, वो उसके अंदर कोलेंट नेचर का बॉन्ड होता है। खैर ये बात उम्मीद करता हूँ आपको पता होगी। तो दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड को तो ये रिड्यूस नहीं करेगा, ये किसको रिड्यूस करेगा, ये अल्कोहल को जाना चाहेगा बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग द एल्डिहाइड। ठीक है, बट यहाँ पे दोस्त इसने H+ दे रखा है। अब आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन चल रहा होगा, राइट। उम्मीद करता हूँ ये बात पता होगी, ये बात याद होगी, क्योंकि H+ पढ़ता है तो ऐसा होता है। ना, अब ये बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, है ना। आप इसके बाद यहाँ करके बाहर निकाल के एंड फाइनली एट द एंड आप एक साइक्लिक फॉर्म में आते हो। मैं वो फॉर्म लिख दे रहा हूँ जो फॉर्म आपको चाहिए। ठीक है, ये फॉर्म आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन। मैंने रफली किया है बहुत, क्योंकि एस्टरिफिकेशन बहुत कॉमन चीज़ है, मुझे पता है आपको आता होगा। तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O CH2CH3 कहाँ पे, किसी ऑप्शन में दिख रहा है भाई, एक ही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ठीक है, तो गलती से भी ऐसा, अच्छा चेक कर, एक ऑप्शन और भी है भाई, D ऑप्शन बोल रहा है A and C, मुझे चेक करना चाहिए C को भी, C को। अच्छा C में देखो क्या हो रहा है, एक ये तो नेचर ठीक है, लेकिन एक कार्बन कम हो जा रहा है यार। यहाँ पे देखो 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है, तो C नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि भाई यहाँ पे ना ये CH2 ये वाला CH2 है, और ये CHO बन गया होगा CH2OH में, तभी तो एस्टरिफिकेशन हुआ होगा। यहाँ पे तो भाई साहब एक ने गायब भी कर दिया, पता नहीं कहाँ उड़ाया दिया इन्होंने ऑप्शन बी में, सी में। बाकी ये तो ऑप्शन होना ही नहीं है बी यार, क्योंकि क्लोज ही नहीं है। H+ होने के बाद भी, हीट होने के बाद भी वो क्लोज नहीं किया है, तो ठीक है, एक ही ऑप्शन अपने पास है, दैट इज ए। चलिए, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्त, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। मुझे अच्छा लगा था क्वेश्चन, तो मैंने इंटीजर टाइप से इस क्वेश्चन को उठाया था। उसने बोल रहा है कि कोई एक स्पीशीज ए है, वो 4 मोल PCC से रिएक्ट करने के बाद यहाँ पहुँचता है। हमने कहा ठीक है। फिर बोल रहा है कि बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटेट कंज्यूम बाय द रिएक्टेंट ए, कितने मोल इस एसिटेट से कंज्यूम होंगे ए के साथ। तो आप थोड़ा सा लॉजिक सोचो, यहाँ पे ये 4 मोल PCC यूज़ किया है, और PCC मैंने आपको कहा था कि PCC हमेशा दोस्त कंट्रोल्ड रहता है। कंट्रोल्ड रहने का सीधे से मतलब है कि वो एल्डिहाइड और जो कीटोन आपको दिख रहे हैं वो अल्कोहल से आया हुए होंगे। तो इसका मतलब दोस्त 4 मोल यूज करने से पहले जो पहले ए रहा होगा वो कुछ ये रहा होगा बड़ी, राइट। अब तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हमसे बोल रहा है बता भाई कितने मोल एसिटेट के यूज होंगे। ठीक है, कितने मोल हमारे एसिटेट के यूज होंगे। तो आपको पता है कि जितने मोल अल्कोहल फ्री फॉर्म में होगा उतने इसको यूज करा देगा, है ना भाई। ये एस्टर बनाने के लिए जब करते थे तो उसके काम आता था। तो इसका एक ही ट्रिक है, नंबर ऑफ OH ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ACO2 कंज्यूम्ड, खत्म बात। तो आप बताओ कि इसके कितने आंसर हो सकते हैं, दैट इज इसका आंसर क्या होगा, 4, राइट। तो जितने OH ग्रुप हैं उतने ACO2 कंज्यूम हुआ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आप ट्राई कर सकते थे, सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। अब ऑप्शन में 2 भी हो सकता था, सब ऑब्जेक्टिव में 3 भी हो सकता था, वो आप पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। चल, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ऐसे ये आधा क्वेश्चन है, मतलब मेरे हिसाब से अभी इसको आगे प्रोसीड करके x की जगह
X के साथ H+ रिएक्ट करके Y भी देना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट ठीक है इन्होंने नहीं किया ऐसा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन जैसा है हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे मेटल का एमलगम पड़ा है, जैसे एल्युमिनियम एमलगम हो गया, मैग्नीशियम एमलगम भी होता तो कोई बात नहीं होती, कोई मेटल का एमलगम पड़ा है, इसको अपन लोग कपलिंग रिएक्शन बुलाते हैं। और सॉल्वेंट के तौर पर दोस्त बेंजीन पड़ी है, ठीक है, सॉल्वेंट के तौर पर ये बेंजीन बना के रखा हुआ है। तो आप करते क्या हो, आप करते कुछ ये हो कि ये जो 5 मेंबर की रिंग है ना, इसका इस मेटल से इंटरेक्शन कराते हो, एल्युमिनियम हो गया, मरकरी हो गया। अब इंटरेक्शन मेटल कैसे करेगा, तो मेटल अपने आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है जब, जैसे मेटल जो है वो Al3++ 3 इलेक्ट्रॉन मान लो, यहाँ पे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम की बात कर रहा हूँ। तो होते क्या है, एल्युमिनियम या इलेक्ट्रॉन जो भी मेटल होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और इनके रेडिकल्स बनाता है। इट्स समथिंग लाइक जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन करोगे ना, तो आपको एक पे नेगेटिव चार्ज और एक पे रेडिकल फॉर्म दिखाई देगा। अब ऐसे चूंकि हमारे पास 2 हैं तो मैं ऐसे 2 ले लेता हूं, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में इसने पानी डाल के हीट कर रखी है, तो ठीक है, तो पता ही सबको कि अगर मैं इसके 2 मोल ले लेता हूं, सॉरी पहले ही मैंने बना दिया, एक रेडिकल यहाँ है और ये रेडिकल यहाँ है, तो दोस्त ये रेडिकल मर्ज हो जाते हैं और कुछ ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने चली आएगी, ए लाइक दिस। बस इसके बाद आप H+ डालते हो, हीट करते हो पानी के साथ, तो समथिंग लाइक कुछ आपको ऐसे टाइप प्रोडक्ट बन रहा होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, एक ही ऑप्शन है दोस्त अपने पास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कपलिंग का क्वेश्चन था, मेटल कपलिंग बुलाते हैं, ठीक है, आप कर चुके होंगे क्वेश्चन। चलिए नाइस, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में उसने HNO3 डाल रखा है, पहले A बनाया है और उसके बाद उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के B बनाया है। दोस्त आपने कभी HNO3 का काम सुना हो तो ये असल में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, बट चूंकि कीटोनिक फॉर्म है तो कीटोनिक फॉर्म में ना यूज़ होके वो जो है अपने इनॉल फॉर्म में पहले आता है और इसके बाद यहाँ पे आप HNO3 डालते हो। मतलब यार ये तो नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे HNO3, यहाँ पे बस आपको बोलूँगा कि हाँ इसका जो H+ होगा वो एसिडिक टॉटोमेरिज्म हुआ होगा, ठीक है ना, एसिडिक टॉटोमेरिज्म हुआ होगा। बस इसके बाद आप क्या करोगे, HNO3 डालोगे और HNO3 इसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ ले आएगा। मतलब इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसा। पहले रिंग गिन लें यार, देखो 6 की रिंग है, 5 की रिंग ना बना दूं। और हम यहाँ पे थे, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये ना इसको ऑक्सीडाइज करने के काम आएगा HNO3। इट्स समथिंग लाइक कुछ आपकी ऐसे टाइप की रिंग बन जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों साइड पे आ जाएंगे। दैट इज़ ये C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, ये कार्बन ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे यहाँ, और यहाँ COH हो जाएगा। मतलब इधर आपको कितने थे, 6 थे ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, राइट। तो आपको 4 कार्बन नजर आएंगे और ये नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद जो है उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रखा है। यार ये अभी मैंने नहीं पढ़ा है, बट आपको उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी नॉलेज होगी। मुझे इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं देना चाहिए था, बट चलो क्वेश्चन आ गया
तो अपन लोग क्वेश्चन के साथ ही सीख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, मैं आपको बस बेसिक सी छोटी सी नॉलेज दे दूं जो यहाँ काम आ जाएगी आपके। नॉलेज कुछ ऐसी है कि कभी भी अगर आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पड़ा होता है, तो ये कैल्शियम एसिटेट बना देता है, समथिंग लाइक इसके 2 मोल्स हम लोग यूज़ करते हैं और ये कुछ इसको इस फॉर्म में ले आता है। ठीक है, ओके। और अगर जैसे मान लीजिए इसके आपके पास बहुत सारे हैं तो आप पहले इसको लेते हो, मान लेना थोड़ी देर के लिए R डैश है और ये भी R डैश है। तो आप क्या करते हो, जब इसको हीट करते हो ना, जब आप इसको हीट करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है बाहर निकलती है। और निकलने का मतलब ये देखो, जैसे ये है ना, यहाँ से ये एक होते हुए, और कह सकते हो इसका एक पार्ट इसने यूज़ करना है और दूसरा पार्ट ये यूज़ करना है। आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि एक यहाँ से ये जाएगा और यहाँ से ये जाएगा, है ना। तो 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाहर होते हैं और ये तुम्हें इनको जुड़ते हुए नज़र आएगा, तुम्हें मतलब कीटोन्स के 2 मोल्स नज़र आएंगे। यही फ़ायदा यहाँ पे भी करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही के अंदर है तो आपको ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है। कीटोन अभी बनेगा बट एक रिंग कम हो जाएगी अपने आप कार्बन की, है ना। तो दोस्त इसको जब आप करेंगे ना तो आपको 5 रिंग का C डबल बॉन्ड नज़र आने वाला है। एकदम सेम काम वही होना है पहले, मतलब आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि कैल्शियम बीच में होगा और एक तरफ तुम्हारा O इधर COO, इधर COO, और ये जो है कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब ये तुम्हारा कुछ ऐसे होगा CH2 का होल 4। फिर यहाँ से आप कैल्शियम कार्बोनेट बाहर किए होगे COCO3 की तरफ, तो 5 की रिंग आपको मिल जाएगी। एक कैल्शियम कार्बोनेट के साथ चला जाएगा कार्बोनेट, तो 5 की रिंग यार कीटोन के साथ किस फॉर्म में है, इसी के पास है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको पढ़ा होगा। जिस बच्चे ने अभी नहीं पढ़ा है तो शायद दोस्त ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, और निराश होने की कोई बात नहीं है। आप जब आगे पढ़ोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रोल, बहुत अच्छा रोल है केमिस्ट्री में, तो वहाँ आप इसको ज़रूर सीखोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक रिएजेंट के बेस पे नहीं है। पहले एक एडिशन रिएक्शन हुई है, फिर रिएजेंट हुआ है, फिर फॉलोड बाय कार्बोकटायन हुआ है, फिर उसके बाद एडिशन हुआ है। मतलब चलता रहता है। देखो ना, कभी भी क्वेश्चन ना एक स्पेसिफिक फॉर्म से नहीं आता है, खासकर ऑर्गेनिक में वो मर्ज फॉर्म में आता है। तो आपको भी इसका मर्ज फॉर्म दे रखा है, आप इसके मर्ज फॉर्म का फायदा उठाओगे और प्रोडक्ट बनाओगे। जैसे ये है और आपके सामने HCN आया, तो एक तरफ OH हो गया और दोस्त एक तरफ CN हो गया। और दोस्त अगर आप साइनाइड का रिडक्शन करते हैं, LiAlH4 में डालते हैं, तो साइनाइड का रिडक्शन हमेशा आपको एमाइन देता है, दैट इज CH2NH2 देता है। ठीक है, और आप इसमें देखो NaNO2 और HCl डाल के बैठे हो, तो NaNO2 जो है वो डाइजेनियम सॉल्ट की तैयारी करवाता है। इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसे। ठीक है, आप जब इसमें NaNO2 डालोगे तो आपको जो है डाइजेनियम फॉर्म बनाएगा, और यहाँ से ना 5 की रिंग से 6 की रिंग पे जाओगे, क्योंकि रिंग का एक्सपेंशन कराओगे। और जब आप रिंग का एक्सपेंशन कराओगे तो समथिंग लाइक यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा।
और ये रिंग 5 रिंग किसकी हो जाएगी, 6 की हो जाएगी। यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके साथ ट्रांसफ़र करते हुए कुछ इस फॉर्म में ले आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आ गया होगा। बहुत सिंपल था यार, बट एक रिएक्शन का खेल नहीं था, यहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्शन ने अपना काम किया, है ना। तो 5 की रिंग से 6 की रिंग की तरफ गए हैं। आप इसको कह सकते हो कि ये क्वेश्चन आपकी रिंग के एक्सपेंशन का है। मतलब आपसे कोई पूछे कि भाई साइक्लोपेंटेन से साइक्लोहेक्सेन कैसे जाओगे, तो दोस्त मैं इसका सहारा लूँगा और साइक्लोपेंटेन से साइक्लोहेक्सेन चला जाऊँगा। ठीक है, चलो सेरियम ऑक्साइड अगले क्वेश्चन में। मैंने आपको सेरियम ऑक्साइड बहुत अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि आपने सेरियम ऑक्साइड की पीछे वीडियो देखी होगी। एक पीछे रिएजेंट है, रोल ऑफ सेरियम ऑक्साइड, बहुत अच्छा रिएजेंट है, इसके बहुत सारे काम है, बट ये क्वेश्चन तुरंत खत्म हो जाने वाला है। देखो इसमें या तो आता है या तो नहीं आता है, इसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे एक काम कुछ ऐसा होता है कि ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है, एंड द ऑप्शन विल बी बी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो बस 2 सिंपल क्वेश्चन दोस्त, इट्स 2 सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या कर रखा है, आराम से करना भाई। KMnO4 है, पानी है, हीट है, ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर रखा है, फिर कोई G नाम का प्रोडक्ट दे रखा है और हमसे बोलता है G बताओ। ठीक है भाई, बहुत सिंपल चीज़ है। पहले मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या यार, ये है ना, ये रिंग है और CHO है, एक बार लिखना आसान होता है इसे। KMnO4 में डालेंगे तो KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O2 पड़ा है, H2O पड़ा है, सॉरी, हीट पड़ी है, तो कंट्रोल्ड भी रहेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ देगा नहीं। ठीक है, तो ये आपको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। और ये सिचुएशन यहाँ आके अटक जाएगी। बस अब क्या करना है भाई, इसका हाइड्रोलिसिस कर देना है, तो कर देंगे, उसमें क्या, यहाँ कर दें भाई। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ ऑल ऑल आ जाएगा, OH OH आ जाएगा, इसका तो होना नहीं है, मतलब ही नहीं है ना। तो बस यहाँ का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो पहले H यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये बाहर निकल जाएगा, मतलब OH OH मिल जाएगा, प्लस बाय प्रोडक्ट तुम्हारे पास नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो ठीक है, तुम उसमें रुक जाओगे। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आ गया होगा। और कोई ऑप्शन है नहीं इसमें कि और कोई ऑप्शन हो सकता था, ऐसा नहीं कह सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इवन एक रिएजेंट से तो सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा काम लगा हुआ है यार। तो पहले देखो इसमें O3 पड़ा है, ओजोलिसिस करा दीजिएगा। जब आप ओजोलिसिस कराएंगे, है ना, तो आपको पता है कि ओजोलिसिस करने के बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये डबल बॉन्ड यहाँ, दैट इज एल्डिहाइड, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये मेरे फर्स्ट वाले नंबर ने काम किया, थोड़ा ध्यान से, और उम्मीद कर रहा हूँ ओजोलिसिस आपको याद होगा यार। ठीक है ना, इसमें आप Ag2O डालते हो तो ये एक टॉलेंस टेस्ट वाली रिएक्शन, अगर आपने कभी पढ़ी हो कि टॉलेंस टेस्ट में जो होता है वो एल्डिहाइड जो होता है वो पास कर जाता है, लेकिन कीटोन पास नहीं करता है। बट एक टॉलेंस रिएजेंट नहीं है दोस्त, ठीक है, ये एक टॉलेंस टेस्ट की तरह ही यूज़ होता है। मतलब ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कीटोन को कुछ नहीं करेगा। तो अगर मैं थोड़ी सी नंबरिंग कर लूँ, ऐसे कर लूँ थोड़ी देर के लिए, ET को 1 ही मान लेता हूँ, वैसे 1 2 होना चाहिए, ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो 6 वाला जो है एल्डिहाइड है,
वो टॉलिन्स की हेल्प से ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये COH बन जाता है, ये नंबर 5, ये नंबर 4, ये नंबर 3, ये नंबर 2, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ आया नंबर 1 थोड़ी देर के लिए। इसके बाद दोस्त NaBH4 दे रखा है। तो आपको पता है कि NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को तो नहीं छेड़ेगा, लेकिन कीटोन टाइप को छेड़ देगा, है ना, उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो भाई COH यहाँ दे रखा है, ये दे रखा था आपके सामने, और इसको जब आप NaBH4 में डालोगे दोस्त तो ये रिड्यूस हो जाएगा। मतलब आपका आ जाएगा COH, यहाँ आएगा CH2, यहाँ आएगा CH2, यहाँ आएगा CH2, यहाँ आएगा CHOH और यहाँ आएगा ET। ठीक है, अच्छा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। H+ पड़ा है तो इंटरनल हाइड्रोलिसिस, इंटरनल रिएक्शन है, तो कह सकते हो आप दोस्त कि यहाँ से एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा। एंड जब भी कभी भी एस्टेरिफिकेशन होता है तो आपको पता है कि एस्टर बनता है और साइक्लिक रिंग बन जाएगी, यहाँ पे इंटरनल एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 5 पे ET ऑप्शन में लगा हुआ है ना। तो आपको पता है कि कुछ ऐसी बनाने चाहिए मुझे, ये कुछ ऐसे, है ना, इनडायरेक्टली ये CO बन जाएगा, है ना, और आपके सामने जो है ET जो है किस नंबर पे आ रहा है, यहाँ वाले पे आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि दोस्त ये वाला ऑक्सीजन की तरफ इंट्रैक्शन हो जाएगा ना, है ना, इनडायरेक्टली ये इस पे इंट्रैक्शन करेगा, तो जो OET के सामने बड़ा डबल बॉन्ड बनेगा वो ET इसके बगल में रहेगा। तो कौन से ऑप्शन में है दोस्त जिसमें OET बन रहा है? तो O इधर है, ET नंबर 2 पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये थोड़ा इसको दूर कर दे रहे हैं, और ये तो पता नहीं कीटोन बना दिया है, हटाई दो यार, ऊपर देखना चाहिए था। मतलब A और B में एक होता तो यहाँ पे आपका A बन रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ पता होगा इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। आपको ओजोलिसिस आना चाहिए, आपको थोड़ा सेलेक्टिविटी पता होनी चाहिए, आपको रिएजेंट्स का रोल पता होना चाहिए, और आपको एस्टेरिफिकेशन पढ़ना होना चाहिए। तो 4 चीज़ें देखिए उसने एक बार में टटोल ली आपसे। वो जानना चाहता था कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है केमिस्ट्री में। तो इस टाइप के क्वेश्चन से ऐसे ही जज किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। हाइड्रोलिसिस दे रखा है, हीट दे रखी है, तो आपको पहले तो हाइड्रोलिसिस करना होगा, तो आप पहले इनको गायब करिए ना। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ये COOET, राइट। अब इसके बाद आप इसको हीट कर दीजिए। तो जब आप हीट करेंगे तो भाई ये उड़ जाएगा आपका, ये सारा उड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन कह सकते हो जाएगा, है ना। और आपके पास H+ पड़ा ही होगा डिब्बे में, तो एक ही पे दो तो अच्छे लगते नहीं हैं, इसलिए आप इसको भी उड़ा के सीधे यहाँ पहुँच जाइएगा। ठीक है ना, देखो मैंने इन सबको गायब कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको पता होगा, तभी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। हमने कभी प्रोटेक्टिंग ग्रुप का नाम सुना है, अच्छी तरह सुना है प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होता है और कैसे काम करता है। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप कीटोन को जो है कंट्रोल रखता है। अब आप बोलोगे सर आपने तो ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें दोनों कीटोन है, अब क्या कर लेंगे आप, कैसे करेंगे, खेलेंगे? तो दोस्त दोनों पे कीटोन है, तो ये उसको कंट्रोल करता है जो कि स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होता है।
अब आप देख सकते हो इस वाले कीटोन के साथ 2 मिथाइल भी आपको दिख रहे हैं, जबकि इसके साथ जो है ये कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है नीचे वाले के साथ, तो ये इसको कंट्रोल रखेगा, और कंट्रोल रखने का मतलब ये अटैक इसी पे करेगा, राइट, इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो पहले तुम्हारा ए ऐसा बनेगा, बस अब तो रिडक्शन होना है, LlH4 बनना है, फिर H+ भी पड़ा हुआ है। तो जो कीटोन कंट्रोल नहीं हो पाया उसने आपको अल्कोहल दिया, और दूसरे वाले का वैसा हो गया। तो कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए नज़र आ रहा है। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की बस खासियत ये थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कंट्रोल किसको करते हैं, नहीं तो एक ऑप्शन बी भी दे रखा है जिसको बच्चे रॉन्ग करते हैं, इवन एक ऑप्शन सी दे रखा है, बच्चों को लगता है सर दोनों कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो बेकार ही सोचते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं। तो मेन ए और बी में बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है, मैंने ऑब्जर्व किया है। बच्चों को जब क्वेश्चन देता हूँ तो ए और बी में से एक पे रॉन्ग करके आते हैं, है ना। तो इसका ख्याल रखना है आपको, ठीक है। आप अच्छी तरह इसको कंट्रोल करते हो, लेकिन कंट्रोल करने के बाद आप ये भी सोचो कि किसको कंट्रोल करना है, किसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। चलिए, ये एक नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, रिएजेंट प्लस नेम रिएक्शन दोनों का सहारा ले रहा है। तो क्वेश्चन को ना पहले आप वीडियो को पॉज ज़रूर करिएगा और उसके बाद देखिएगा कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ठीक है। अगर आपको याद हो N2H4 और OH- तो एक वुड्स रिएक्शन हुआ करती थी, जिसमें हम लोग, मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं, C डबल बॉन्ड O, है ना, तो यहाँ पे आप NH2 डाला करते थे, तो आपको ये C डबल बॉन्ड NZ मिलता था, है ना। उसके बाद आप इसमें KOH डालते थे, थाइलिन ग्लाइकॉल KOH, तो आपको ये अल्केन की साइड नज़र आती थी। उम्मीद करता हूँ कि बात पता होगी। मतलब ओवरऑल दोस्त, इसके अंदर जो OH- होता है, मैकेनिज्म देखने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। मैंने एक नेम रिएक्शन की सीरीज़ बना रखी है यार, उस सीरीज़ में आप जाइएगा और वहाँ पे डालिएगा वुल्फ किस्नर रिडक्शन, तो आपको दोस्त वहाँ पे एक इसका मैकेनिज्म मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म वहाँ पे कर रखी है और आप उसको वहाँ देखिए। मेरा बस मोटिव आपको समझाने का इस क्वेश्चन के प्रति एक और है कि दोस्त, नो डाउट ये C डबल बॉन्ड O रिड्यूस होके CH2 में आ जाएगा। तो देखो, सारे ऑप्शन में से इसको हटाना पड़ेगा पहले तो, लेकिन इधर इन्होंने F को भी रखा हुआ है और यहाँ पे OH- पड़ा है। अब बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में वो A को टिक करके आते हैं, जबकि वो A आंसर है नहीं। अब आप पूछोगे सर ये क्यों? देखो, नॉर्मली फ्लोरीन को के बॉन्ड को ब्रेक करना नो डाउट बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे NO2 एज ए सपोर्टिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम कर रहा होगा, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा। जब आप कभी भी रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे तो आप समझ जाइए कि आप इसको इजीली अटैक करा सकते हो। और जो यहाँ पे OH- पड़ा है ना, वो यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर रहा है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी यहाँ पे टेक प्लेस हो रही है, ठीक है, इन द एरोमेटिक। तो F को रिप्लेस करके OH में लाना है, तो कौन से ऑप्शन में है दोस्त? दैट इज ऑप्शन C में है। तो नीचे वाला भी हो जाए, ऊपर वाला भी हो जाए, एक टाइम पे रेंडम काम करता है ये, इसलिए क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने क्वेश्चन को डाला इसमें कि नहीं आपको मैं समझा सकूं, है ना। चलिए, एंड क्वेश्चन नंबर 19, कुछ रिपीट हुआ क्वेश्चन नज़र आ रहा है क्या? सेरियम ऑक्साइड। मैंने आपसे कहा था कि सेरियम के बहुत सारे रोल हैं दोस्त, है ना। तो अभी जो मैं रिएजेंट सीरीज़ लाया हूँ ये पार्ट फर्स्ट है, अभी मैं आने वाले वीडियोस में अच्छे अच्छे रिएजेंट्स और भी लाऊंगा, है ना, और उसके बाद उस पर क्वेश्चन भी बनाऊंगा। तो आपको पता है कि यार सेरियम ऑक्साइड का जो दूसरा काम होता है वो एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप को ऑक्सीडाइज करने का होता है।
एक्टिवेटेड मिथिलीन ग्रुप ये हमारा है, तो इसको ये ऑक्सीडाइज करने का काम करता है और ये ऑक्सीडाइज करके कुछ इस फॉर्म में ले आएगा, राइट। तो ये तो हमारा X बन गया, लेकिन उसने X नहीं मांगा, उसने फाइनल प्रोडक्ट Y मांगा है। अच्छा, अब देखिए ये QH पड़ा है। देखो ये क्वेश्चन रिएजेंट का भी है और ये क्वेश्चन नेम रिएक्शन का भी है। मैंने आपसे कहा था ना, डायरेक्ट कभी भी एक रिएजेंट पे या एक नेम रिएक्शन पे क्वेश्चन नहीं आता, वो मिक्स्ड और मर्ज फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है ना। तो आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दोस्त, अगर आपने कभी नाम सुना हो कैनिज़ारो का, तो दोस्त ये कैनिज़ारो हो रही है और इसको अपन लोग इंटरनल कैनिज़ारो बुलाते हैं। जब आप KH डालते हो तो यहाँ पे कॉन्ग KH पड़ा है, इंटरनल कैनिज़ारो हो रही है। और जब कभी भी इंटरनल कैनिज़ारो होती है तो कैनिज़ारो रिएक्शन में एक मेंबर ऑक्सीडाइज करता था और एक मेंबर रिड्यूस करता था। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। और याद करो दोस्त, ऑक्सीडाइज वो करता था जिसकी क्राउडिंग कम होती थी और रिड्यूस वो करता था जिसकी क्राउडिंग ज़्यादा होती थी। तो दोस्त आपको पता है कि एल्डिहाइड की क्राउडिंग कीटोन के कंपेयर में तो कम है, तो ये दोस्त ऑक्सीडाइज कर जाएगा और ये रिड्यूस कर जाएगा और सीधे आपको यहाँ पे OH और ये रिड्यूस होकर COO माइनस K प्लस बन जाएगा, मतलब सॉल्ट बन जाएगा। और अगर H प्लस दिया होता तो मैं COH भी लिख देता, तो H प्लस तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो बस यहाँ पर रुकना चाहिए। तो मतलब एक बेंजीन है, इधर CHOH है और इधर COO माइनस K प्लस पड़ा है। देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बेंजीन दिख रही है, OH दिख रहा है, CO माइनस K प्लस दिख रहा है, राइट। तो क्वेश्चन को ऐसे टैकल किया जाता है, ऐसे सॉल्व किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होगे। दोस्त आप मेरे कोड को यूज़ करके मुझसे डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। मेरा कोड धीरेन है, DHIREN, कि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट दिलाएगा दोस्त, ठीक है। चल, इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी MCPB है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, मेटाक्लोरोपर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। मैंने अभी आपको रिसेंटली इसकी सीरीज़ में पढ़ाया था, रिएजेंट की सीरीज़ में। तो इसके दो तीन काम बताए थे मैंने। इसका एक काम एपॉक्सीडेशन बताया था, है ना, दूसरा काम इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन बताया था, बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन याद हो। इसके अलावा मैंने अमाइंस का ऑक्सीडेशन बताया था। इसके अलावा मैंने जो है बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बताया था। तो इसके बहुत सारे काम बताए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे काम याद होंगे, और सारे काम याद होंगे तो ये सारे वही काम हैं। तो यहाँ पे देखो उसने एक्सेस लिख रखा है दोस्त, और एक्सेस होने का मतलब ये दोनों काम करेगा, है ना। एक तो काम करेगा एपॉक्सीडेशन का और दूसरा काम करेगा इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन का। followed by बेयर्स विनेगर रिएक्शन। बेयर्स विनेगर की हेल्प से ये बहुत सारे काम करने लगता है। तो देखो दोस्त, ये अल्कीन है, MCPB डालेंगे, एपॉक्साइड बनना चाहिए, A में नहीं बन रहा, बाकी सब में बन रहा है, ठीक है, वेरी गुड, है ना। और दूसरा काम ये इंसर्शन कर रहा है। तो इसके दो काम हमको याद होने चाहिए। अगर ये आपके सामने अल्कीन है और आपने इसमें MCPBA डाल रखा है, तो एक काम तो इसका ये है, और दूसरा काम अगर मान लो कोई रिंग है, तो रिंग में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये उस साइड इंसर्शन का काम करता है ना। तो यहाँ पे यार जब ये एपॉक्साइड बन जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ सही कहीं साइड आनी चाहिए, दैट इज़ कुछ B साइड में आ रही है, ठीक है। आप सोच सकते हो D क्यों नहीं है, आप दिमाग लगाओ, D साइड में थोड़ी सी क्राउडिंग बाद में कम हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो फाइनल यील्ड जो है वो B की तरफ जा रहा है। चलिए
बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा यील्ड देने वाला क्वेश्चन है ये, है ना। क्या क्या हो रहा है, तो पहले तो रिडक्शन हो रहा है दोस्त, रिडक्शन करने के लिए आप इसमें LiAlH4 डालते हो और रिडक्शन होके आपको OH दे देता है, ठीक है। इसके बाद तो बस खत्म है। देखो कॉन्क H2SO4 पड़ा है, और आपको पता है कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेशन का काम करता है ना। तो एक कोई ऑप्शन है भी नहीं इसके अलावा। उम्मीद करता हूँ कि देखो यार क्वेश्चन को तो का तो कोई एंड नहीं है, बट मैंने कोशिश की है कि नहीं आपको एटलीस्ट एक वीडियो में एक क्वेश्चन के थ्रू रूबरू करा सकूँ कि यार देखो थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं और क्वेश्चंस में क्या पढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, आप इन्जॉय कर रहे होगे, ठीक है। ऐसे मैं पार्ट 2 पार्ट 3 भी लाऊंगा सो दैट आपको क्वेश्चन से अवेयर करा सकूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है दोस्त। ये हमारी रिकॉर्डेड वीडियो है और आप हमसे लाइव भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना होगा, अपने मोबाइल पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है माय डियर। क्या बेनिफिट्स हैं कनेक्ट होने के, तो आपको जो है प्लस कोर्स में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला इज़ द डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट होने का मौका देता है, जहाँ पे आप अपने मन में कोई भी कैसे भी डाउट्स होते हैं तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग कराते हैं और पोलिंग के दौरान हमको ये एहसास होता है कि कितने बच्चों ने एक सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज यार आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज देने का मौका मिलता है, ठीक है। क्यों लाइव टेस्ट एंड क्विज देना चाहिए, तो देखिए अपनी परफॉर्मेंस में ग्रोथ लाने के लिए बच्चा डिफरेंट टाइप की मिस्टेक्स करता है अपनी लाइफ में, ठीक है। उसको टैकल करने के लिए, उसे डील करने के लिए एक मिस्टेक यहाँ हो जाए, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में वो चीज़ अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो कैसी टाइप की आप मिस्टेक करते हो उस पर एनालिसिस करो, उस पर वर्क करो, उसके लिए आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज देते रहने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान, दोस्त अनअकैडमी का जितना भी प्लान है वो अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, स्ट्रक्चर मैनर में है। मतलब हम आपको टाइम पे रेगुलर बेसिस पे DPP प्रोवाइड करते हैं, माइनर टेस्ट लेते हैं, मेजर टेस्ट लेते हैं, आपकी डाउट सॉल्व होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम पे सिलेबस फिनिश होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका स्ट्रक्चर्ड पैटर्न कोर्स के अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस का प्रॉफिट मिलता है, का फ़ायदा मिलता है। तो दोस्त आपको पता है कि अनलिमिटेड एक्सेस जो है इसकी खासियत ये है कि इन केस अगर आप किसी रीज़न से आप हमारा लाइव क्लास मिस कर जा रहे हैं तो आपको रिकॉर्डेड देखने का भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा दोस्त अनअकैडमी में n नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं, तो आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपके हाथ में है। आप चाहें तो 10 फैकल्टी केमिस्ट्री से पढ़ें, आप 20 फिजिक्स से पढ़ें, आपके हाथ में है दोस्त, ठीक है। आपका कंफर्ट जोन, आपका कंफर्ट बैच, जो आपको टीचर पसंद हो आप उनसे क्लास लें, ठीक है। इसके अलावा दोस्त अनअकैडमी ने एक बहुत नई चीज़ लॉन्च की हुई है, इसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आप इस सब्सक्रिप्शन को भी ले सकते हैं। क्या खासियत है इसकी, तो आपको उसमें पर्सनल कोच मिलते हैं। पर्सनल कोच आपको आपकी जेई की स्ट्रेटजी, आपके एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी में हेल्प करेंगे। एक्सपर्ट्स होते हैं, आपको बताएंगे कि आप जो टेस्ट देते हो उसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए। एक इन डेप्थ एनालिसिस कह सकते हो आपको मिलेगी, ठीक है, सो दैट आप अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक कर सको। आपको एक क्वेश्चन में अगर 5 मिनट लगना है या 2 मिनट लगना है, जो भी समय लगना है आप उतना ही समय लगाओ, ज़्यादा लगाओगे तो नुकसान पहुंचेगा। जैसे केमिस्ट्री में लगभग यार 45 सेकंड से लेकर 1 मिनट के बीच में क्वेश्चन हो जाता है, तो जो बचा हुआ समय होता है वो अपन लोग मैथ्स और फिजिक्स में देते हैं। एक प्लानिंग होती है, एक एग्ज़ाम के लिए अप्रोच होती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट एनालिसिस से आपको इसका फ़ायदा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा स्टडी की प्लानिंग, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट इन ऑन द स्टडी इन द डेली लाइफ, आपकी प्लानिंग फिक्स होनी चाहिए कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है, सो दैट आप एक शेड्यूल्ड फॉर्म में आ जाओ, एक कस्टमाइज फॉर्म में आ जाओ, एक मैनर फॉर्म में आ जाओ। स्टडी का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप जुनून से लगो
और जो है अपने ग्राफ को कांस्टेंट लेके चलो। कभी ज़्यादा ऐसा होता है कि हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो पूरा दिन फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें की गाइडेंस आपको हमारे पर्सनल कोच मिलने देंगे। इसके अलावा जितने बेनिफिट्स प्लस के हैं दोस्त, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है दोस्त, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाने के लिए, हमारे प्लस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस पे करनी है दोस्त। माय डियर, 12 मंथ की फ़ीस ये 38,500 होगी, और इसमें भी आपको हम 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देंगे यूजिंग माई कोड धीरेन DHIREN। आप इस कोड को यूज़ करिए और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पाइए। आफ्टर दिस माय डियर, आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 34,650 का। ठीक है, और आप इसको नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्त, अगर आप 24 मंथ का प्लान लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, जो कि 56,000 का है, और इसमें भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका अमाउंट 50,400 हो जाता है। एंड माय डियर, आप चाहें तो इसको मेरे कोड से अवेल कर सकते हैं 10% डिस्काउंट लेके, दैट इज़ सेम कोड, है ना। और दोस्त, आप इसको नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हैं। EMI की बात करूँ तो जो पर मंथ की EMI आती है वो मात्र और मात्र 2100 रुपये आती है। 2100 में दोस्त आपको 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, दैट इज़ 700 रुपये पर सब्जेक्ट पड़ रहा है, जो कि कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं इसको बहुत इकोनॉमिकल और बहुत अफोर्डेबल मानता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप हमारा आइकॉनिक प्लान भी ले सकते हैं, जो कि 12 मंथ का 56,000 है, और आफ्टर द 10% ऑफ डिस्काउंट इट विल बी 50,400। ठीक है, द सेम वे अपना आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 24 मंथ का है, इसमें भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, एंड आफ्टर दिस डिस्काउंट इट विल बी 77,400। ठीक है माय डियर, मैं रोज़ लगभग रात के 9 बजे लाइव मिलता हूँ, और वहाँ मैं बहुत सारी सीरीज़ चला रहा हूँ, जैसे बूम बूम सीरीज़ हो गई, रैपिड फायर सीरीज़ हो गई, ठीक है, ऑर्गेनिक स्पेसिफिक क्वेश्चन सीरीज़ हो गई, PYQ सीरीज़ हो गई। मैं तरह तरह के क्वेश्चन लाता हूँ सो दैट मैं आपको अप्रोच कर सकूँ, आपके साथ जुड़ सकूँ, आपके साथ लाइव कनेक्ट हो सकूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंसली इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन का वहाँ घंटा होगा उसको टंग से बजा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्त, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस कोड को याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।